नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 सातवां चरण की जो तैयारी है वो एकदम निःशुल्क कराई जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल पे जाके वहां पे प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है बीपीएससी टीचर। वहां से जाके आप जो बिहार के बच्चे हैं वो वहां से वीडियोस देख सकते हैं। तो उसी क्रम में मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियो डाले हैं। मैंने लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है उनको व्याख्या सहित उसको हल करा रही हूँ। तो उसके मैंने 4-5 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा मैंने बिहार के सामान्य अध्ययन पे भी एक वीडियो बनाई है, उसको भी देख लीजिएगा। तो उसी क्रम में आज हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा अनिवार्य है, जिसमें आपको पास होना बहुत जरूरी है। और हिंदी में टोटल 75 प्रश्न आने हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे भी ध्यान देना चाहिए। केवल जीएस और बाकी सारी चीजें पढ़नी ठीक है, वो नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर हिंदी आपको लगता है कि बहुत इजी दे देगा तो ऐसा नहीं है। हिंदी को बहुत ही गहराई से पूछेगा, तो आपको हिंदी का बहुत अच्छे से अध्ययन करके और इंग्लिश का भी बहुत अच्छे से अध्ययन करके जाना है, ताकि आप उसमें जो भी पासिंग मार्क्स है उसको आप लोग आसानी से ला पाए। तो उसी क्रम में आज मैं हिंदी भाषा सामान्य हिंदी का पहला टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। और ऐसे ही करके हम बहुत सारे टॉपिक लेकर आएंगे और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे ही सुनते सुनते हिंदी आपका कब तैयार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे और आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा भाषा और व्याकरण। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्यों के समक्ष प्रकट कर सकता है, और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती। भाषा शब्द संस्कृत के भास से व्युत्पन्न है। भास धातु से अर्थ ध्वनित होता है, प्रकट करना। जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों, विचारों को व्यक्त करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सबको पता है, लेकिन कुछ लोगों से गलती हो जाती है इसमें भी। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अब हम देखेंगे वर्ण विचार। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है। किसकी किसकी? वर्ण, शब्द, वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। तो ये लाइन याद कर लीजिएगा ऐसे ही कि हिंदी में 44 वर्ण हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, ए,
ऐ, ओ, औ, री। इन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है, ह्रस्व एवं दीर्घ। तो यहाँ पे ये लाइन आप अच्छे से रट लीजिएगा कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर, एवं जिन स्वरों के बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो आप इसका जो अंतर है वो एकदम अपने दिमाग में मैं तो कहूंगी इसका एकदम कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा। अगर ऐसे मान लीजिए पूछ दे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे, जिसके उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे और जिसके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो आ, ई, उ, ऐ, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। स्वरों की मात्रा के रूप इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा ऐसे होती है, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, छोटी ऊ की मात्रा ऐसे होती है, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे होती है। ए की मात्रा में सिर्फ एक डंडा लगता है, आई की मात्रा में ऊपर दो चिन्ह रहेंगे, ओ की मात्रा में एक ही रहेगा और औ की मात्रा में ये दो रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और री का चिन्ह इस प्रकार है। तो ये सारा चिन्ह वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी जब हम डिटेल पढ़ रहे हैं तो देखेंगे ही। अब आ जाते हैं व्यंजन पर। जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है व्यंजन किसे कहते हैं, तो बहुत लोगों को ये परिभाषा ही नहीं पता होती है। तो जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क धन अ मिला होता है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतःस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है। तो इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। अब उस 5 वर्गों में स्पर्श, अंतःस्थ और इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। पहले 5 वर्ग, उसके अलावा अंतःस्थ होंगे 4 और ऊष्म होंगे 4। ठीक है। तो देखिए कैसे। अब स्पर्श छांटने के लिए दे देता है कि स्पर्श, तो इसको कहते हैं स्पर्श में क वर्ग, जो स्टार्टिंग वाला है उसको लेके ऐसे रट लेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है। तो आप देख सकते हैं क ख ग घ अंग, च च ज ज इ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प प ब ब म, य र ल अंतःस्थ है और ऊष्म है स ख स ह। छांटने के लिए दे देता है इसमें से, ज्यादातर अंतःस्थ और ऊष्म से ही पूछता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि 5 वर्गों, इस 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतःस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में बांटा जाता है। तो ये जो पांचों वर्ग है इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, और यर लव को अंतःस्थ और ऊष्म को सख सह। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं संयुक्ताक्षर। इससे भी बहुत सारा प्रश्न बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। पूछता है कि कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ। तो इसको मिलाने का वो पूछता है कि कैसे कैसे मिला। तो आप देख लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो छ यानी छतरी वाला छ जो है वो क धन खटकोड़ वाले श से मिलकर बनता है। प्र जो है त और र से मिलकर बनता है। दोनों पे ध्यान रखिएगा, हलंत है। ठीक है। ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ जो है वो ज और इ से मिलके बनता है। ज्यादातर एग्जाम में ये वाला पूछता है ज्ञ, कि ज्ञ कैसे मिलके बनता है। वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर प्रश्न यहाँ बन जाएगा कि संयुक्ताक्षर में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो छत्र ज्ञ आते हैं। छ किससे बनता है, क और खटकोड़ वाले श से। प्र बनता है त और र से। और ज्ञ बनता है ज और इ से। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण हैं। हिंदी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदी वर्णमाला में अगर जब भी पूछेगा तो 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन तथा 3 संयुक्ताक्षर होते हैं।
तो संयुक्ताक्षर की भी संख्या पूछ सकता है, तो संयुक्ताक्षर जो है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। और देखिए 44 है, लेकिन इनको काउंट क्यों नहीं कर रहा है? 11 और 33 44 तो हो गया, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि छत्रज्ञ किससे बन रहा है? क और श से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क का भी काउंटिंग हो गया और श का भी काउंटिंग हो गया, ठीक। त और र, यहाँ पे आप देख रहे हैं त और र, इसकी भी काउंटिंग हो गई। फिर ज्ञानी वाला ज्ञ ज और य से मिलकर बनता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज और य, ठीक। तो इस वजह से इनको काउंट नहीं कर रहा है और इनको यहीं पे काउंट कर दे रहा है 11 स्वर और 33 व्यंजन, यानी 44 वर्ण, ठीक है। ये कुछ लोगों के मन में आएगा ना कि अच्छा 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 3 संयुक्ताक्षर हो गए, तो वैसे तो 47 हो जाना चाहिए, लेकिन आपको ये बात भी मैंने यहाँ पे समझा दी। वर्णों के उच्चारण स्थान से भी बहुत सारे प्रश्न पूछता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे नाम है अ, आ, क वर्ग और विसर्ग। वैसे तो इसका एक संस्कृत का सूत्र भी है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, यानी अ, क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तो अ, आ, क वर्ग और विसर्ग कंठ कोमल, उच्चारण स्थान वर्ण ध्वनि का, उच्चारण स्थान कंठ कोमल तालु, और वर्ण है, वर्ण ध्वनि का है कंठ। फिर देखिए इचु यशानाम तालु, यानी ई, तो ई बोल रहे हैं तो ई और बड़ी ई दोनों आ जाएगा, चू से हो जाएगा च वर्ग, य और श का उच्चारण स्थान तालु है, यानी तालव्य। इसको क्या कहते हैं? वर्ण ध्वनि, यहाँ कंठ हो जाएगा, यहाँ पे तालव्य हो जाएगा। फिर देखिए री, ट वर्ग, र और श, यानी ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋषि वाला री, ट वर्ग, र और खटको वाला स जो है इसका मूर्धा होता है और इसको बोलते हैं मूर्धन्य। फिर है ली, त वर्ग, ल और स, यानी ऋतु लसा नाम दंता, ली, त वर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान दंत है और इसको कहेंगे दंत्य। फिर है उ, उ, प वर्ग, उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, यानी उ, छोटा उ, बड़ा उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इसको बोलते हैं ओष्ठ्य। फिर अंग, 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 इय, ड़, न, म, इमं गणना नाम नासिका च, यानी अंग, जितने भी नासिक के हैं, अंग, इय, ड़, न, म, ये नाक से बोले जाते हैं, आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं, नासिका, नासिक्य। फिर ए दौतो कंठ तालु, यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ तालव्य। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठौ, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, दंतोष्ठ। और ह, ये स्वर यंत्र है, अलि जिह्वा इसका उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है, अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। जैसे अंग में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होगा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से। स्पर्शी, तो स्पर्शी में क्या क्या होगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है
और फिर बाहर निकलती है। निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी हैं। क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ भ। ये स्पर्शी हैं। ठीक। फिर संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनके घर्षण करती हुई निकलती है। ऐसे संघर्षी व्यंजन हैं श, ख, स, ह, ख, ज, ह। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये यही सब फंसाने वाला प्रश्न है। फिर है स्पर्श संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। च, छ, ज, झ। नासिक्य। जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है। अंग, इय, ड़, न, म। फिर है पार्श्विक। जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक हैं। जैसे ल। फिर है प्रकंपित। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे र। फिर है उच्छिप्त। जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से गिरती है। जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है, वह उच्छिप्त फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। ड, ढ उच्छिप्त ध्वनियां हैं। पूछ सकता है कि उच्छिप्त ध्वनियां कौन सी हैं, तो आपको बहुत ध्यान से ये सारी चीजें याद करनी है। फिर संघर्षहीन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे य, व। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में भी बांटा जा सकता है। घोष। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज स्वर तंत्र में कंपन होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण ग, घ, अंग, ज, झ, ञ आदि तथा य, र, ल, व, ह घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या 30 है, याद रखिएगा। फिर है अघोष। इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता, अतः कोई गूंज न होने से ये अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क, ख, च, छ, श, ख, स आदि सभी वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या 13 है। फिर है श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है। क वर्ग, च वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म। आप काउंट कर लीजिएगा। तो ये क वर्ग, च वर्ग आदि वर्ण जितने भी वर्ण हैं, उसका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, ठीक है, आदि तथा य, र, ल, व आदि सभी स्वर अल्प प्राण है। फिर महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी क वर्ग का हो गया दूसरा ख और चौथा हो गया घ। च वर्ग का दूसरा हो गया छ और चौथा हो गया झ। ट वर्ग का दूसरा हो गया ठ और चौथा हो गया ढ। ऐसे ही त वर्ग का थ और ध, प वर्ग का फ और भ तथा श, ख, स, ह महाप्राण हैं। अब आते हैं अनुनासिक।
अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे आ, ई, ऊ आदि। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया तथा उसकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वावधान में भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया है। यह स्वरूप ही आधिकारिक तौर पर मान्य है, अतः इसका ही प्रयोग करें। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। स्वर अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मात्राएं आपको आप देख ही सकते हैं। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ में एक डंडा रहेगा, छोटी ई ऐसे, बड़ी ई ऐसे, छोटा ऊ इस प्रकार से, बड़ा ऊ इस प्रकार से, री का चिन्ह है ये, ए का चिन्ह है ऐसे, आई का चिन्ह है ऐसे, ओ का चिन्ह है ऐसे और औ का चिन्ह है ऐसे। अनुस्वार अंग, विसर्ग अह, अनुनासिकता चिन्ह होता है ऐसे। ठीक है। फिर व्यंजन क, ख, ग, घ अंग, च, छ, ज, झ इय, ट, ठ, ड, ढ अड़, त, थ, द, ध न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, सह। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ और श्र है। हल है, हल चिन्ह होता है ऐसे। ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर हिंदी स्वर, हल चिन्ह ऐसे हो जाएगा। और देखिए गृहीत स्वर कैसे होता है। गृहीत स्वर ऐसे, इसमें आप देख सकते हैं इसका चिन्ह होता है। अगर आ की मात्रा है तो आ में ऐसे और ये वाला चिन्ह होगा। ठीक है। ख में यहाँ बिंदी, ज में यहाँ बिंदी, ख में यहाँ पे बिंदी, ये गृहीत स्वर हैं। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण आप देख सकते हैं यहाँ पे। संयुक्त वर्ण, खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। यथा ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्टी, यक्ष्मा आदि। विभक्ति चिन्ह, हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादित से पृथक लिखे जाएं। जैसे राम ने, राम को, राम से आदि तथा स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से। जैसे आप लोग ये विभक्ति चिन्ह जानते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। फिर सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाएं। जैसे उसने, उसको, उससे। फिर सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए। जैसे उसके लिए, इसमें से। फिर है क्रियापद, संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं। जैसे पढ़ा करता है, बढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, खाया करता है, खेला करेगा, घूमता रहेगा आदि। संयोजक चिन्ह, हाइफन संयोजक चिन्ह का विधान अर्थ की स्पष्टता के लिए किया गया है। यथा द्वंद्व समास में पदों के बीच संयोजन चिन्ह रखा जाए। जैसे दिन रात, ये देख सकते हैं, ये संयोजन चिन्ह है। देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, शिव पार्वती, संवाद, खाना पीना, खेलना कूदना, ये कौन सा चिन्ह है? संयोजक चिन्ह है। फिर है सा, जैसा आदि से पूर्व संयोजन चिन्ह रखा जाए तो देखिए सा, जैसा आदि से पूर्व
संयोजन चिन्ह रखा जाए, जैसे तुम सा, मोटा सा, कौन सा, कपिल जैसा, चाकू से तीखे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा शब्द आएगा तो आपको कौन सा चिन्ह लगाना है। फिर है तत्पुरुष समास में संयोजन चिन्ह का प्रयोग वही किया जाए जहां उसके बिना अर्थ के स्तर का भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व, पृथ्वी तत्व। संयोजक चिन्ह न लगाने पर भूतत्व लिखा जाएगा और इसका अर्थ भूत होने का भाव भी लगाया जा सकता है। सामान्यतः तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दों को मिलाकर ही लिखा जाए, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगा जल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। किंतु अनख, बिना नख का, अनति, नम्रता का अभाव, अपरस, जिसे किसी ने छुआ न हो, आदि शब्दों में संयोजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए, अन्यथा अनख, अनति, अपरस शब्द बन जाएंगे। अव्यय, तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएं, जैसे आपके साथ, यहाँ तक। अन्य नियम, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध विवृत आ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र, देख रहे हैं, आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कोऑपरेटिव आदि। तो आप देख सकते हैं कॉलेज कैसे लिखा जाता है, डॉक्टर कैसे लिखा जाता है, कोऑपरेटिव कैसे लिखा जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप बराबर चलते हैं, जैसे विद्वत समाज में दो रूपों की एक सी मान्यता है, जैसे गर्दन, गर्दन, गर्मी, गर्मी, बर्फ, बर्फ, बिल्कुल, बिल्कुल, सर्दी, सर्दी, कुर्सी, कुर्सी, भर्ती, भर्ती, फुर्सत, फुर्सत, बर्दाश्त, बर्दाश्त, वापिस, वापस, आखिर, आखिर, बर्तन, बर्तन, दोबारा, दोबारा, दुकान, दुकान। तो हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप बराबर चल रहे हैं। फिर है पूर्वकालिक प्रत्यय। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, खा पीकर, पढ़कर। शिरो रेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण कर लिए जाएं जो अंग्रेजी में प्रचलित है, जैसे देख सकते हैं पूर्ण विराम को छोड़कर जितने भी विराम हैं वो अंग्रेजी में जैसे प्रचलित हैं वैसे ही यहाँ पे प्रयोग कर लिए जाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजी में ये कॉमा है, ये वाला चिन्ह 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 है। तो सबका मैं अलग से नाम आपको बताऊंगी, अभी कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो इसका भी एक डिटेल वीडियो मिलेगा, ठीक है। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाए, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद कार्य तथा अन्य प्रशासनिक साहित्य में विषय के विभाजन, उपविभाजन तथा अवतरणों, उप अवतरणों का क्रमांकन करते समय अंग्रेजी की ABC अथवा ABC के स्थान पर सर्वत्र क, ख, ग का प्रयोग किया जाए, अ, ब, स अथवा अ, आ, इ आदि का नहीं। आवश्यकता अनुसार 1, 2, 3 अथवा रोमन में 1, 2, 3 का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी के संख्यावाचक शब्दों, हिंदी के संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो आपको हिंदी के संख्यावाचक शब्दों को मानक रूप 1, 2, 3, 4 ये जितने भी हैं, ये जैसे लिखे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दे देगा कि 42 सही है, मतलब मान लीजिए 42 ही है, दे दिया, और 42 को ही कई तरह से, किसी में अ की मात्रा छोड़ दिया, किसी में छोटी ही मात्रा छोड़ दिया, तो आप लोग इसको यहाँ से एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। छोटी छोटी चीज ही एग्जाम में पूछ देता है और लोगों से गलती हो जाती है और सबको लगता है हिंदी तो हमें आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़े, इससे आपको क्या क्या पता चल गया, इससे आपको मैं प्रश्न बता दे रही हूँ। आप लोग अब ये सोचिए कि आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या इसका आंसर मिला, भाषा किसे कहते हैं। फिर से जाइए और देखिए भाषा किसे कहते हैं। स्वर एवं व्यंजन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, उसके अंतर को अपने दिमाग में स्पष्ट करिए। लिपि किसे कहते हैं, लिपि से क्या तात्पर्य है। हिंदी भाषा लिपि किसमें लिखी जाती है, ये तो ऑप्शन दिया है, तो आप याद रखिए देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी में कितनी स्वर ध्वनियां हैं, ये 11 थी, और हिंदी में कितनी व्यंजन ध्वनियां हैं, ये 33 थी। तो आपको आशा करती हूँ इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस चैप्टर के माध्यम से मिल गया होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आएंगे। चूंकि आज पहला क्लास था, तो आपको जो सामान्य जानकारी होनी चाहिए हिंदी भाषा और व्याकरण की, वो बहुत जरूरी थी। इतनी चीजें आप देख लेंगे, उसके बाद हम एक एक चीजों को ले आएंगे। बहुत सारी चीजें हिंदी में है, तो ऐसे ही करके हिंदी का भी मुझे लगता है 7-8 वीडियो में सारा हिंदी खत्म हो जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और ऐसे आपका हिंदी तैयार हो जाएगा। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, और आपको जो भी सहयोग चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझसे जैसे बन पड़ेगा मैं वैसा आप सभी का सहयोग जरूर करूंगी। तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।